हेलो, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में पूरी तरीके से मशगूल और मस्त होंगे। आपको याद होगा मैं पर डे क्वेश्चंस की मैं आपके साथ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, है ना? और मैं जब बैच लॉन्च किया तो उसमें मैं 10 क्वेश्चन बताया था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने 25, 30 जितने भी क्वेश्चन बन सकते वो मैं किया आपके साथ। लेकिन मैं आपको डिटेल कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ, उसके साथ मैं अपना खुद का स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ, जिससे सवाल आप जल्दी कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई? तो अभी ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है। फिर जैसे ही पूरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी आपकी 10th की, फिर उसके बाद मैं सब्जेक्टिव की ओर मतलब जाऊँगा। उस टाइम मैं फिर से मैथ्स को आपको पूरी रिवीजन करवाऊँगा, पूरे बेस्ट तरीके से मैं करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है मेरे भाई? तो अब आप आज जो है मेरा तीसरा चैप्टर, चैप्टर नंबर तीसरा है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है? चर आप जानते हो, चर कहते किसे हैं? ए, बी, सी, डी ये सब को हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ठीक है? समीकरण किसको कहते हैं? एक बार समीकरण को आप ध्यान से देख लेंगे। ठीक है? जहाँ पर इक्वल टू का सिंबल लगा रहता है उसे हम समीकरण कहते हैं। ठीक है? जैसे मैं एग्जांपल समझो, जैसे मान लिया जाए 2x + 3 लिख दिया, है ना? ये मेरा जो है, ये मेरा है एक्सप्रेशन। क्या है? एक्सप्रेशन। ये मेरा है एक्सप्रेशन। अगर वहीं यहीं पर मैं अगर 0 ऐड कर दूंगा तो फिर ये क्या बन जाएगा? उस टाइम फिर मेरा ये इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरा भाई? उस टाइम मेरा ये इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है? तो मैं इन बातों को समझा दिया। रेखिक किसे कहते हैं आपको पता होगा? जिसके पावर बोलो या जिसके आप घात बोलते हो, है ना? उसका जो घात होता है वो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है मेरे भाई? तो इन चैप्टर का मतलब आप समझ गए होंगे। अब पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ इस चैप्टर का, उसके बाद फिर मैं आगे आपको लेके चलूंगा। ठीक है मेरे भाई? चलो आगे चलते हैं। पहले आपको जानना है दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। यहाँ लिखा है वह समीकरण जिसमें दो चर, चर कितने चाहिए? दो होना चाहिए। एक्स वाई पी क्यू कुछ भी हो सकता है ना वो, और प्रत्येक चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है? इसका मानक रूप बोले या आप इसका जनरल फॉर्म बोलो। क्या बोलो? जनरल फॉर्म बोलो या आप इसे सामान्य रूप बोलते हो। क्या बोलते हो? सामान्य रूप। सब आप नोट करोगे, ये सब नोट करने लायक है। ठीक है? इसका जनरल फॉर्म क्या था? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो। जहां ए बी सी क्या होता है? कोई भी वास्तविक संख्या होगा। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे ए नोट इजकल टू जीरो और बी नोट इजकल टू जीरो, मतलब ए और बी जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है? अगला आपको टर्म सीखना है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। युग्म या इसी को हम क्या कहते हैं? युग्म को कहते हैं निकाय, है ना? निकाय। ठीक है मेरे दोस्त? ठीक है? जैसे मान लिया जाए हम लिखे, देखो सब कुछ सेम लिखा है। यहाँ पे हम लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो। दूसरा हमने लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। इसको हम क्या कहते हैं? निकाय कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई? निकाय कहते हैं। ठीक है? निकाय कह दो या निकाय कह दो या इसी को हम युग्म कहते हैं। ठीक है मेरे भाई? कोई दिक्कत? ये समझ गए होंगे आप। ठीक है? अब मैं दो पॉइंट आपको और समझाता हूँ। पहला मेरा पॉइंट है समीकरण। समीकरण का मान है कौन सा समीकरण? दो चर वाले रेखीय समीकरण का मान और दो चर वाले रेखीय समीकरण का हल। ऐसे आप नोट करोगे। ठीक है? एक हमने एग्जांपल रखा आपके लिए 2x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है? आप अपने हिसाब से पुट कर सकते हो कुछ भी। x इक्वल टू जीरो पुट कर लो, y इक्वल टू टू पुट कर लो, कुछ भी पुट कर सकते हो। क्या होगा? 2 इंटू एक्स का वैल्यू जीरो प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है? 2 है कि नहीं? तो एक मिनट मेरे दोस्त, एक मिनट, सॉरी मेरे भाई, है ना? थोड़ी सी हमने क्या कर दी? ये गलती कर दी। एक मिनट मैं इसे थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। ठीक है? मैं दो दो वैल्यू पुट कर दिया, एक ही करनी है आपको, है कि नहीं? कोई एक सा वैल्यू आप पुट करोगे, एक वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा? दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिक आपका निकल आएगा। ठीक है मेरे भाई? देखो पुट हमने एक्स का वैल्यू जीरो किया तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू जीरो प्लस का 3y इक्वल टू 12, है कि नहीं? ये हो गया जीरो। 3y बराबर 12। y का वैल्यू कितना होगा? 12/3, मतलब y का वैल्यू कितना होगा? 4। y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। एक्स का वैल्यू आपने जीरो लिया, y का वैल्यू कितना आ गया? 4, है ना? अब मान लिया जाए हम एक्स का वैल्यू इस बार 3 पुट करते हैं। जैसे आप एक्स का वैल्यू 3 पुट करोगे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस 3y बराबर 12। यहाँ 6 है, 6 प्लस 3y बराबर 12। 6 इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3y बराबर 6। यहाँ से y निकालो, क्या होगा? 6/3। इधर गुना में है, इधर किस में जाएगा? भागा में जाएगा, इंटू 2, है कि नहीं? आपने एक x का वैल्यू डाला, आपका y का वैल्यू निकल आता है। ठीक है मेरे भाई? आपने x का वैल्यू डाला, आपके सामने क्या आ जाता है? y का वैल्यू आ जाता है। ठीक है? समझिए मेरी बातों को। ठीक है? तो आपने क्या दिया? अलग अलग मान डाल सकते हो, अलग अलग मान आपका मिलेगा। ठीक है? इसी का यूज आप ग्राफ में करते हो। ठीक है? इसी का यूज आप ग्राफ में करते हो मेरे दोस्त। ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ इन बातों को, मान का समझ गए हो। कोई भी मान डालो, कोई भी मतलब एक्स का, कोई भी मतलब एक्स डालो चाहे वाई डालो, कोई भी मान डालोगे कुछ ना कुछ तो वाई का वैल्यू आपको मिल ही जाएगा। यही बहुपद का मान हो गया। ठीक है मेरे भाई? तो एक बार मैं इसे रफ करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको क्या समझाऊंगा? उसके बाद फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि समीकरण का हल क्या होता है। ठीक है? अभी जो एग्जाम्पल लिखा है ना वो एग्जाम्पल मिस्टेक से गलत टाइप हो गया। ठीक है? तो मैं इसे थोड़ा सा पहले चेंज कर लूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है मेरे दोस्त? चलो, जैसी भी लगती होगी वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताओगे मेरे भाई, है ना? देखो इसको आपको क्या करना है? एक्स प्लस वाई करना। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है? अभी देखो हल क्या होता है? हल क्या होता है कि आपने
चर का मान डाला, चर का चर का मान डाला, है ना, और LHS बराबर RHS हो गया, है ना। आपने चर का मान डाला तो क्या हो गया, LHS बराबर RHS, मतलब बायां साइड, मतलब ये साइड और ये साइड दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब वो जो मान है क्या होगा, इसका हल होगा, है ना। ये क्या होगा, इसका हल होगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए एक्स के जगह पे हमने 0 ले लिया, वाई का मान कितना लोगे कि 5 हो जाएगा, तो कहोगे सर वाई का मान हम 5 ले सकते हैं, ठीक है। आपने एक्स का मान 1 लिया तो वाई का मान कितना ले सकते हो, 4 ले सकते हो। आपने एक्स का मान 2 लिया तो वाई का मान कितना ले सकते हो, 3 ले सकते हो। अब एक्स का मान आपने 3 लिया तो वाई का मान 2 लिख सकते हो। इसका मान मान लिया जाए आपने, इसका मान आप मान लिया जाए माइनस का 2 ले लिया, ठीक है। इसको कितना लेना पड़ेगा, 5, आपको 5 लाना है ना, आपको लेना पड़ेगा प्लस का 7 लेना पड़ेगा, ठीक है। आपने क्या देख रहे हो सर कि मैं जितना भी मान चाहूं यहाँ पर एक्स का रखता हूँ, एक्स और वाई का बहुत सारा वैल्यू रख सकता हूँ जिसपे मैं 5 ला सकता हूँ। इसका मतलब इसके कितने हल हो गए, आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे वैल्यू हो सकते हैं जिसे जोड़ के आप 5 ला सकते हो, है कि नहीं। जैसे मान लिया जाए, और मैं एक दिखा, तो अगर मान लिया जाए -10 ले लो, 1 प्लस का 20 ले लो, है ना। 20 से जैसे 10 जाएगा 5 ही बचेगा बराबर किससे, तो LHS और RHS इससे क्या हो जाएगा मेरे भाई, बराबर हो जाएगा। जिस कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताओगे मेरे दोस्त, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो समझा रहा हूँ आपको इजीली समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, इसका बहुत सारा वैल्यू क्या है, पॉसिबल है। एक्स और वाई का बहुत मान पॉसिबल है जिसमें LHS और RHS क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब आप नोट करके एक पॉइंट लिखो, क्या करोगे, नोट करके एक पॉइंट ये लिखोगे कि दो चर वाले रेखीय समीकरण के हल कितने होते हैं। मैं लिख देता हूँ, दो चर वाले वाले रैखिक 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 समीकरण के कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। कितने होते हैं मेरे भाई, इसको आप, इस पॉइंट को आप नोट कर लोगे, ठीक है। कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, ठीक है। इन सारी बातों को आप क्लियरली समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ, ठीक है मेरे भाई। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। लिखा है समीकरण युग्म की स्थितियां, 3 स्थितियां बनती है, ठीक है मेरे भाई। 3 स्थितियां, पहला स्थितियां, 2 स्थिति और तीसरा स्थिति। क्या बनता है वो मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो, अगर मान लिया जाए, अभी थोड़ा सा एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया, वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ से पूछूं एक्स का गुणांक तो क्या कहोगे आप, ए। मैं पूछूं वाई का गुणांक तो आप क्या कहोगे, बी। मैं कहूँ अचर पद तो क्या कहोगे, सी, ठीक है मेरे भाई। ये सारे गुणांक है, ठीक है। ये सारे क्या है, गुणांक। तो इसी गुणांक जो होते हैं, इसी गुणांक पे क्या होता है, कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मान लिया जाए आपने A1/A2 किया, अगर नोट इजकल टू आ गया B1/B2, ठीक है। A1 A2 क्या है वो मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ। A1/A2 नोट इजकल टू आ गया B1/B2, है ना। तो क्या होगा, उसके हल जो होंगे, उसके हलों की संख्या जो होगी कितनी होगी, हल की संख्या 1 होगा, ठीक है। और उसी एक को हम कहते हैं अद्वितीय हल, या इंग्लिश में हम कहते हैं यूनिक हल, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत, आगे देखो। अगर A1/A2 बराबर आ जाता है B1/B2 बराबर आ जाता है C1/C2, तो इसका मतलब उसके कितने हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है मेरे भाई। अगला मेरा कंडीशन है तीसरा, A1/A2 बराबर आ गया B1/B2, नॉट इक्वल टू, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है C1/C2 का, इसका मतलब है इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ग्राफ कभी 9th क्लास में सीखे होंगे, इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा। कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। समपाती का ग्राफ एक के ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर आपको दूसरा वाला लाइन, मतलब अगर जो दो, अगर मान लिया जाए अगर आप दो ग्राफ खींचोगे तो एक के ऊपर आपको एक मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत। अगर आप समांतर की बात करते हो, समांतर मतलब इसका जो आप ग्राफ खींचोगे, मतलब इस कंडीशन वाले का जो ग्राफ खींचोगे, तो आपको सीधा सीधा आएगा। कैसा आएगा, ऐसा सीधा आएगा, ठीक है। बीच में कहीं पे कट नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए जिसका हल संभव है उसे हम क्या कहते हैं, संगत। जिसका हल संभव है उसे हम क्या कहते हैं, संगत। जैसे मान लिया जाए इसका एक हल है तो इसे हम क्या कहेंगे, संगत। इसका एक हल है, सॉरी, इसका इसका भी हल संभव है, इसे भी हम क्या कहेंगे, संगत, ठीक है। इसे भी हम क्या कहेंगे, संगत, ठीक है मेरे भाई। तो संगत, ठीक है। संगत को हम क्या कहते हैं, आश्रित, आश्रित, ठीक है। ये बात याद रहेगा, ठीक है। और जिसका हल संभव नहीं रहता है उसे हम क्या कहते हैं, असंगत। और असंगत को क्या कहते हैं, विरोधी, ठीक है। ये सारी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ग्राफ के बारे में अगले अगले स्लाइड पे मैं बताता हूँ, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे। आपने क्या देखा, 3 कंडीशन, जिसका अद्वितीय हल था, मतलब एक हल था। एक क्या देखा आपने, अनंत हल था। अपरिमित रूप से अनंत हल था, ठीक है। और क्या था कि कोई हल नहीं था। तो इन 3 ग्राफ मैंने क्या बताया था, इसके ग्राफ ऐसे करके आपको कटते दिखेंगे, ठीक है, कटते दिखेंगे, ठीक है। यह ध्यान रखेंगे, एक पॉइंट पे काट रहा है इसका, तो ये क्या है, अद्वितीय हल है, ठीक है। अगर मान लिया जाए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ जाता है, इसका मतलब देख रहे हो ना, एक ग्राफ दूसरे ग्राफ के ऊपर चढ़ा हुआ है कि नहीं, इसका तो अनगिनत हल है ना। अब देखो, इस ये जो ग्राफ है, ये जो है अपने ब्लू वाला ग्राफ देखो, ये जिसमें मैं लाइन दे रहा हूँ, इसके जितने भी बिंदु हैं, इस पे जितने भी बिंदु हैं, ये जो है, इसके जितने भी बिंदु हैं, उसके ऊपर ढके हैं कि नहीं है कि नहीं। तो कहने का मतलब इस दोनों का
है कि नहीं, इस दोनों के हर एक बिंदु एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, ठीक है। तीसरा कंडीशन देखा आपने, अगर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2, उस कंडीशन में ग्राफ आपका कैसा मिलेगा, ग्राफ आपका सीधा मिलेगा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। देखो ऐसा बनता है ग्राफ, उसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी, क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी। कैसे, क्या बोलते हैं, ग्राफ का नाम क्या देते हैं, प्रतिच्छेदी, ठीक है। अगर ऐसा ग्राफ बनता है उसे हम कहते हैं संपाती, क्या कहते हैं, संपाती। और ऐसा ग्राफ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर, समांतर, ठीक है। संगत असंगत हमने बता दिया आपको, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। दोनों रेखाएं आपस में नहीं मिलती है, असंगत युग्म, असंगत युग्म, ठीक है। दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती है उसे कहते हैं संगत या आश्रित युग्म कहते हैं। दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती है उसे संगत युग्म कहते हैं, ठीक है। संगत असंगत में उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे आपको क्लियरली, ठीक है मेरे भाई। अब मैं आगे सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, अगर इन कॉन्सेप्टों में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें जरूर बताओगे एक बार, ठीक है। कोई दिक्कत तो है नहीं, आगे मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि दे रखा है, ये दे रखा है आपको एक इक्वेशन, एक इक्वेशन ये दे रखा है, इसे कितने हल होंगे, सीधा बात है, मैं एक आराम से बताता हूँ, ठीक है। a1 कितने हैं, पहले a1 लिखो, a1 कितने हैं, यहाँ जो रहता है उसी को हम a1 कहते हैं, a1 है 3। फिर आप b1 निकालोगे, b1 कितना है, यहाँ y के साथ जो लिखा है तो माइनस का 7 है तो माइनस का 7, ठीक है। C1 का बात करो तो क्या होगा, C1 हो जाएगा आपका 15, क्या हो जाएगा मेरे भाई, C1 हो जाएगा आपका 15, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ A2 का, A2 का, A2 क्या है, x के साथ जो है यहाँ पे उसी को हम A2 बोल रहे थे ना पीछे, ये 6 है। B2 मैं बोलूँ आपको क्या कहोगे सर, माइनस का 14, कितना है, माइनस का 14। फिर अगर मैं C2 आपसे पूछूं, C2 क्या कहोगे आप, माइनस का 32। अब आप A1 बटे A2 करो, A1 बटा A2 करोगे तो 3 बटा 6 काटोगे क्या हो जाएगा, 1 बटा 2। फिर आप B1 बटा आप B2 करो तो क्या होगा, देखो B1 की जगह क्या है, माइनस का 7, B2 कितना है, माइनस का 14, माइनस से माइनस कट गया, 7 दूना 14 मतलब 1 बटा 2। फिर आप क्या लिखोगे, C1 बटा C2 क्या हो जाएगा, 15 बट्टा माइनस का 32। आप कट तो रहा है नहीं, आपने क्या देखा, ये दोनों सर बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, तो कैसा कंडीशन बन रहा है सर, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नोट इक्वल टू C1 बट्टा C2। इसमें क्या होते हैं, कोई हल नहीं, क्या होते हैं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसे कितने हल होंगे, कोई हल नहीं, क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। अब मैं इस बेसिक से आपको नहीं बताऊंगा, अगर आपके सब्जेक्टिव में आएगा तो इस टाइप से आप बना लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन मैं अब इतने बेसिक से नहीं बताऊंगा, अब मैं स्पीड में बताऊंगा, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है, ये देखिए कितने हल होंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट करता हूँ, A1 बट्टा A2 2 बट्टा 3 है ना, B1 बट्टा B2, B1 कितना है, माइनस का 3 है ना, B2 कितना है, यहाँ पे 1 है कि नहीं। अब डायरेक्ट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सर ये और ये आपस में बराबर नोट इक्वल टू है, क्या होता है, A1 बट्टा A2 नोट इक्वल टू B1 बट्टा B2 क्या होते हैं, एक हल होते हैं इसके, एक हल होते हैं, उसी को हम अद्वितीय हल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कितने हल है, देखो यहाँ पे A कितना है 1, A1 बट्टा A2 करते कितना है 3, B1 कितना है 2, B2 कितना है 6, C1 कितना है 3, C2 कितना है 9। इसको भी काटोगे तो 1/3, ये तो 1/3 है, ये तो 1/3 है कि नहीं, काटे तो आ गया, ये भी क्या आ गया 1/3। आपने क्या देख रहे हो कि सर तीनों बराबर है, मतलब A1 बट्टा A2 बराबर आ रहा है B1 बट्टा B2 बराबर आ रहा है C1 बट्टा C2। इसको हम क्या, इसके कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, कितने होते हैं मेरे भाई, अनंत हल होते हैं, ठीक है। अनगिनत कहते हैं या अनंत, ठीक है, सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समीकरण निकाय दे रखा है आपको, ये दे रखा है, ये देखा ना, कितने हल होंगे, कुछ नहीं करना, वही सेम काम, A1 बट्टा A2 तो कितना हो गया 2/3, B1 बट्टा B2 यहाँ पर क्या है माइनस का 3, यहाँ पर है 1, माइनस का 3/1 है कि नहीं। अब डायरेक्ट देखो ये दोनों बराबर तो है ही नहीं, इसका मतलब कितने हल होंगे, कितने हल होंगे, एक और केवल एक हल होंगे या अद्वितीय हल, यही लिखा है, ठीक है मेरे भाई। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, रेखीय समीकरण दे रखा है ना, रेखीय समीकरण युग्म ये दे रखा है कि आलेख निरूपण है, एक मिनट मेरे दोस्त, आपको ऐसा करो ना इसको, आपको ऐसे नहीं सोचना, रैखिक समीकरण युग्म आपको दे रखा है, एक आपको ये दे रखा है ना, आपको ये दे रखा है, इसका ग्राफ क्या है, आप मतलब आलेख बनाया है, मतलब ग्राफ बनाया है, तो आपसे पूछा ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, संपाती होगा, समांतर होगा या कैसा होगा, ठीक है। तो वही सेम काम करने हैं आप, A1 बटे A2, A1 कितना है यहाँ पे 1, कितना है 1, A2 कितना है यहाँ पर 3, B1 कितना है -1 है ना, C1 कितना है 4। अब डायरेक्ट दो से ही आप पता कर पा रहे हो कि नोट इक्वल टू आ रहा है, इसके ग्राफ कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बोलते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। कहीं भी आपको डॉट आए तो आप हमें पूछोगे, ठीक है मेरे भाई। रेखीय समीकरण युग्म दे रखा है आपको, ये दे रखा है और ये दे रखा है ना, आपको कैसा होगा, विरोधी होगा, आश्रित जो भी होगा। अब देखो डायरेक्ट आप A1 बटे A2 निकालना पड़ेगा, A1 कितना है 6, B1 कितना है, सॉरी A2 कितना है 2 है कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे क्या है, A2 कितना है -3, B2 कितना है -1 है कि नहीं। अभी देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देखो, ये कितना है 10, C1 कितना है 10, C2 कितना है 9 है कि नहीं। अब देखो ये तो 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस करें, ये भी 3 होगा, ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, ये नोट इक्वल टू आ रहे हैं, मतलब 3 बराबर 3 नोट इक्वल टू 10/9 ऐसा है ना। तो दो जैसे A1 बट्टा A2
बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। इस टाइप का कंडीशन बनता है तो कोई हल नहीं होते है ना। कोई हल जैसे ही नहीं हुआ उसे हम क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं, ठीक है, असंगत कहते हैं। और साथ ही साथ हम उसे विरोधी कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर हल संभव है, अगर हल संभव है उसे हम कहेंगे संगत, अगर हल संभव नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, असंगत, उसे हम क्या कहेंगे, असंगत। एक मिनट मेरे दोस्त, एक मिनट रुकेंगे। हाँ बोर्ड नहीं खुले है। हाँ 5 मिनट अवश्य, 5 मिनट अवश्य। देख ले देख ले। ठीक। ठीक है मेरे दोस्त, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं असंगत, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, असंगत। ठीक, इसको कहते हैं संगत, इसको कहते हैं असंगत, ठीक है। हल निकला तो संगत, हल नहीं निकला तो उसे हम कहते हैं असंगत, ठीक है मेरे भाई। अगर हल अगर संगत है उसे क्या कहते हो, अविरोधी, जिसका हल नहीं निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, विरोधी, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, रेखिक समीकरण दे रखा, ये दे रखा और ये दे रखा, कैसे संगत असंगत आश्रित जो भी है ना, तो आप यही करोगे, 5/7 है कि नहीं, यहाँ पे क्या -4/6 काटोगे, बराबर तो आएगा ही नहीं कभी, नोट इक्वल टू ऐसे क्या कहोगे, संगत कहोगे, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समीकरण दे रखा है ये और ये दे रखा है, आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होगी, किस प्रकार की, संपाती समांतर जो भी, वही सेम काम a1/a2, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 4 है ना, क्या करोगे 2/4, तो यहाँ पे 3 है यहाँ पर 6 है, 3/6, यहाँ पर फिर इसको इधर कर लो, या दोनों अगर बराबर के इस साइड है तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, 4/12 काटो, क्या हो जाएगा 1/2, इसे भी काटोगे 1/2, ये क्या आ जाएगा 1/3, है कि नहीं, दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं, इसे का ये क्या है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है कि नहीं, इसका मतलब कोई कोई हल नहीं, इसका मतलब क्या है, समांतर रेखा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, समीकरण युग्म दे रखा है 2x = 5, इतना दे रखा है, आलेख कैसा है, ठीक है, वही सेम काम करेंगे, 2/4 तो क्या होगा 1/2, यहाँ 3/6 तो क्या हो जाएगा 1/2, 5/10 करेंगे 1/2, सब बराबर आ रहे हैं तो कैसे होंगे, संपाती होते हैं ना, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, आपको दे रखा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, समीकरण निकाय, ये आपको दे रखा है हल, सारे के सारे बराबर जैसे हैं, सारे के सारे बराबर हैं तो क्या कितने हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं, कितने होते हैं, अनगिनत हल होते हैं, है ना, सी इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, आपको दे रखा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, आगे आपको यही निकाय दे रखा है, इसी के बारे में आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, कितने होते हैं, केवल और केवल एक हल होता है जिसे हम अद्वितीय हल बोलते हैं, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये दे रखा है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसको क्या बोलते हैं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। मैं सारा कंडीशन आपको बता दिया था, इसलिए मैं स्पीड में करा रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है, टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं, है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में अच्छे से कर लोगे, लास्ट में आराम से तसल्ली से अच्छे से कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, ठीक है, आलेख निरूपण यदि समांतर, समांतर समांतर का विरोधी कहते हैं, समांतर के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, जो जिस ऑप्शन में वो लगा दोगे, ठीक है, सीधा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्म दे रखा है ये और ये, आलेख निरूपण आदि, है ना, अविरोधी है ना, क्या है, आलेख निरूपण यदि प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी को हम अविरोधी कहते हैं, प्रतिच्छेदी मतलब ऐसा, इसका क्या होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होता है, इधर राइट आंसर लिख लिख के करो, काम हो जाएगा आपका भी। इसी स्पीड के साथ आपको एग्जाम हॉल में करना है। ये दे रखा है आपको, दो दे रखा है, संपाति, संपाति के लिए सारे के सारे बराबर होते हैं, आपको पता होगा, इधर राइट आंसर, मैं पीछे सब एक्सप्लेन किया मेरे भाई, तो वहां जाके करो पहले, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। युग्म आपको दे रखा है, ये युग्म दे रखा है आपको, ये और ये, अनगिनत हल, अनगिनत हल होने के लिए क्या होते हैं, सारे के सारे बराबर होते हैं, इधर राइट आंसर, अनगिनत हल होने के लिए सारे के सारे बराबर होते हैं, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, क्या, युग्म दे रखा है, युग्म पद या युग्म जो भी बोल दे, आपको दे रखा है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होने के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, युग्म पद रेखिक समीकरण क्या, आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है कि क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मेरे भाई बार बार लिखने से टाइम जाता है, मैं आपको छोटा वीडियो चाहता हूँ ताकि आप रिवीजन रिवीजन और प्रैक्टिस अच्छी हो पाए आपकी, ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख पाओ, ठीक है। आपको एग्जाम हॉल में ऐसे ही करना है, ठीक है, मैं याद करके थोड़ी ना लाया हूँ, मैं ही आपके सामने कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट दो दो रेखिक समीकरण के रेखाचित्र मतलब ग्राफ, है ना, रेखाचित्र मतलब ग्राफ, यदि समांतर रेखा हो क्योंकि हलों की संख्या, अगर समांतर है तो हल कोई भी नहीं निकलता, जीरो हल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, दो समीकरण दे रखा है, एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी मतलब ऐसा ग्राफ है तो उसके कितने हल होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक हल होंगे, हलों की संख्या क्या होगा, सिर्फ एक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो रेखिक समीकरण के रेखाचित्र यदि संपाती रेखा है, संपाती मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर कितने हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं, ठीक है। इसका कंडीशन आपको याद है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, सही है मेरे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, यदि दो चर में दो रेखिक समीकरणों के हल अनगिनत हो तो कैसे होंगे, संपाती, एक दूसरे के ऊपर होंगे, संपाती होगा, है कि नहीं, अभी पीछे मैंने कंडीशन बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि दो चर में दो रेखिक समीकरणों के कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, a1/a2
बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। इस कंडीशन का बात कर रहा है। इससे ग्राफ कैसे होते, समांतर होते हैं। ग्राफ कैसे होते हैं, समांतर होते हैं, है ना। दोनों ग्राफ कैसे होंगे, समांतर होंगे। मैं जब सब्जेक्टिव कराऊंगा या मैं कल ही आपको मैं इसके ग्राफ के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दूंगा, जिससे आपको ग्राफ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, यदि दो चर में दो रेखीय समीकरण अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब एक हल, है ना, एक हल। इसे ग्राफ कैसे, a1 बट्टा a2, कंडीशन होता है a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, है कि नहीं। इसे कितने हल होते हैं, इसे ग्राफ, इस ग्राफ को कैसे क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बोलते हैं। बी इज द राइट आंसर। और आज की क्लास का मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि यदि रेखीय समीकरण युग्म संगत है तब उसके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या है, युग्म संगत है। युग्म संगत कब होते हैं, जब उसके हल निकलते हैं ना। समांतर के तो हल निकलते ही नहीं है ना, या हमेशा प्रतिच्छेदी या हमेशा संपाती, ये तो दोनों बात हो सकता है ना। दोनों का ही क्या होता है, संगत होता है। दोनों को हम क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। इसके दोनों के हल संभव है ना, इसलिए हम संगत बोलते हैं। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें प्रतिच्छेदी या संगत दिया रखा। ठीक है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। तो बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर लर्निंग। आज आपने मेहनत करी है, बहुत अच्छे तरीके से चीजें सीखे होंगे। ठीक है, और हमेशा कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग, है ना। लगातार प्रैक्टिस करने हैं, लगातार आप ग्रो करोगे, आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।